नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के कुछ ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी ने अभी आंकड़े जारी किए हैं जिसमें एनसीआरबी ने कहा है कि 2019 और 2020 में जितने लोगों ने आत्महत्या देश में की थी, उससे 10% अधिक आत्महत्या 2020 में लोगों ने की है। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात जो हमारे सामने आई है कि किसानों से भी ज़्यादा कारोबारी समुदाय के लोगों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हमारे सामने लगातार आता रहता है। कभी फसल खराब होने की वजह से, कभी कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या करते रहते हैं। लेकिन जो कारोबारियों की मौत की बात, कारोबारियों की जो आत्महत्या की बात हमारे सामने आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है कि उन्होंने किसानों से भी ज़्यादा आत्महत्या की है। इसके क्या मायने हैं और इस पूरी रिपोर्ट को किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेएनयू के प्रोफेसर प्रवीण झा जी। प्रवीण झा जी जेएनयू के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। सर से हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जिस तरह के ये आंकड़े आए हैं हमारे सामने, इतनी ज़्यादा तादाद में किसानों ने खुदकुशी की और उसके आंकड़ों को भी पार करते हुए जो कारोबारी समुदाय के लोग थे, उन्होंने इस बार किसानों से भी ज़्यादा 2020 में खुदकुशी की हैं, ऐसा एनसीआरबी के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि क्या अब हम उस दौर में जी रहे हैं जहां खुदकुशी एक समाधान के तौर पर लोगों के सामने आ रही है? हमें इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो खुदकुशी को आप जो है एक जो हताशा वाली स्थिति होती है उससे जोड़ के देख सकते हैं और लगता है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बच गया है। दूसरा, और इसका एक लंबा इतिहास दुनिया भर में रहा है, इसको एक प्रोटेस्ट के तौर पे भी देख सकते हैं जी। व्यवस्था के खिलाफ। जो व्यवस्था आपके लिए कोई जगह नहीं बना सकती है, एक सम्मान से आपको अपना जीवन यापन नहीं करने दे सकती है, तो कई बार उसको जो है इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए और देखा जाता रहा है। तो चाहे कृषकों की बात हो या दूसरे और समुदाय से जो जुड़े हुए लोग हों, सभी के लिए ये बात लागू होती है। उसके अलावा इससे आगे जो एक महत्वपूर्ण चीज हमें तुरंत ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो आंकड़े हैं ये अपने आप में हिंदुस्तान में जो आत्महत्या से जुड़े हुए आंकड़े हैं उसको हमें ये मानना चाहिए कि बहुत अंडरस्टेटेड होते हैं। जी। उसके कई कारण हैं। एक तो कवरेज कितनी हो पाती है रूरल एरियाज में, खास करके आनन फानन में जो है आप कोशिश करते हैं कि कहीं पुलिस की जो है कोई समस्या हमारे सामने ना खड़ी हो जाए, उस सब को लें। उसके अलावा जिस तरीके से डेफिनेशंस होते हैं अलग अलग ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में, जब आप कहते हैं ट्रेडर की पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, वो काउंट में नहीं आएगा। फार्मर की पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, कृषक की पत्नी ने जो आत्महत्या किया वो काउंट में नहीं आता है। कृषक के बेटे ने जो आत्महत्या कर ली, जमीन जिसके नाम है बस उसी को आप काउंट करेंगे। तो ये भी ध्यान में रखिए। लेकिन ये सिर्फ इस पीरियड की बात नहीं है, मतलब पिछले वर्ष की बात नहीं है। ये तो एक जिस तरीके से हमारे जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, जो आर्थिक ढांचा है, आंकड़ा इकट्ठा करने का जो पूरा तालमेल और ढांचा और आधारशिला उसकी जो है, उसको ध्यान में रखने की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी फिगर्स हम देख रहे हैं वो अंडरस्टेटेड हैं और ये संभव है कि चूंकि इजाफा काफी हुआ है पिछले वर्ष में, तो उस अंडरस्टेटेड फैक्टर को अगर हम अकाउंट में लें तो शायद संख्या जितनी हम देख रहे हैं, जितनी एनसीआरबी से हमें मिल रही है, उससे काफी ज्यादा हो। तो ये भी ध्यान में रखने की बात है। जी। तो आपका प्रश्न था कि क्या इसको हम ये मान के चलें कि शायद अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो उस विकल्प की परिकल्पना जो है उसमें दो चीजें हैं। एक तो उसको प्रोटेस्ट के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोटेस्ट है इस व्यवस्था के खिलाफ, और दूसरा हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम हताश हो गए, अब हमें लगता है कि हम हार गए हैं पूरी तरीके से।
तो इन दोनों को अगर मिला के देखें तो शायद एक बेहतर दृष्टिकोण उससे होगा। और क्या इन आंकड़ों को हम इस तरह से देखा जा सकता है कि कोरोना काल था, पूरे देश की, पूरे विश्व की स्थिति बहुत खराब थी, तो यहाँ पर भी इस तरीके से कारोबार ठप हुआ, लोगों का लॉकडाउन लगा, और उसके बाद क्या उसके नतीजे के तौर पर इसको देखा जाए तो उसे किस तरह से इसका विश्लेषण किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो निश्चित तौर पे समय जो पिछले वर्ष का रहा, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, क्योंकि कई आत्महत्या की घटनाएं सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुई होंगी जी। उनके पीछे जो एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश जो होता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस पे कई लेख इत्यादि आए हैं, तो हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस आंकड़े में आपको वो सब बहुत कैप्चर नहीं हुआ होगा, उस तरह के केसेस। मूल बात यह है कि किस किस्म से इस पूरे परिवेश को डील किया गया, खास करके जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो, यानी कि जिस तरीके से लॉकडाउन की घोषणा हुई 4 घंटे की सूचना पे 24 मार्च को कहा गया कि देश बंद हो जाएगा, सारी गतिविधियां, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी। उसका जो एक पूरा, एक तरह से कहिएगा कि पॉलिसी ड्रिवन इम्पैक्ट जो हुआ हमारी पूरी व्यवस्था पे इस निर्णय का, जिसके कि कई अलग अलग चैनल्स थे जिसके माध्यम से ये हुआ, वो बड़ा भयावह था, और उसको हमने काफी देखा और उस पर काफी चर्चाएं भी हुई हैं। तो हिंदुस्तान का जो लॉकडाउन था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अपना बनाती है एक इंडेक्स के लिहाज से कि सबसे स्ट्रिंजेंट कौन था, सबसे कम स्ट्रिंजेंट कौन था, रिलैक्स कौन सा था, बीच में कौन थे, सब कुछ दृष्टिकोण में हम कर ध्यान में रखें तो जो हमारा जो तरीका था लॉकडाउन का, वो काफी मतलब सबसे स्ट्रिंजेंट, सबसे मजबूत किस्म का आप लॉकडाउन के तौर पे देख सकते हैं। उसको अब हमें जोड़ के देखना है कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम है, जहां पे कि 90% लोग या 90 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं, जो हमारा वर्किंग अपना पूरा जो सेक्टर है, खास करके जिसको जो लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, तो अगर वहां पे वो हैं जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई खास सेविंग्स नहीं है, जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं उससे, तो ऐसे लोगों के लिए इस तरीके की जो स्थिति बनती है, एक विडंबना वाली स्थिति हो ही जाती है जी। इसको ध्यान में रखिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है इस तरह के लॉकडाउन का इम्पैक्ट को समझने के लिए। लॉकडाउन जिस तरीके से किया गया वो अपने आप में बहुत ही भयावह था, उसके साथ साथ जो एक मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप जो हमारा था वो बहुत कमजोर किस्म का था देश के बहुत बड़े हिस्से के लिए। कृषि के अलावा जो जिनको हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम सेगमेंट कहते हैं बिजनेस में, और खास करके जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसको देखिए तो वो बहुत बड़ा तबका है लोगों के लाइवलीहुड के लिए। जो इस पूरे एमएसएमईज को अगर आप देखें तो टोटल जो हमारे एंटरप्राइजेस हैं, जो हमारे इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कृषि के बाहर, उनका ये तकरीबन 95 से 99% ये सरकारी आंकड़ा है। तो जो फॉर्मल सेक्टर जो है वो बड़ा छोटा है, जिनके पास ये आधार है, ये संबल है कि वो एक मुश्किल स्थिति का गुजारा उसमें भी करते रह सकते हैं, लेकिन इनके पास तो ऐसी कोई चीज थी नहीं जी। इसको ध्यान में रखिए। और कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, नहीं तो मैं फिर इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर हम देखें तो इस समय जो भारत सरकार का एक बड़ा हिस्सा था कारोबारियों का, जिन्होंने बहुत समर्थन किया, और सरकार के दावों की अगर हम बात करें तो सरकार भी लगातार दावे करती रही है कि वो कारोबारियों के लिए काम कर रही है, छोटे कारोबारियों के लिए खास तौर से काम कर रही है। उसकी स्कीम्स को देखें, जीएसटी को, मुद्रा लोन्स को, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन तमाम दावों के बाद भी जब इस तरीके की रिपोर्ट हमारे सामने आती है जिसमें
कारोबारी आत्महत्या करते हुए नजर आते हैं, तो फिर इन दावों और उनके बीच में जो उसकी हकीकत है उसके बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, क्या निष्कर्ष निकाला जाए? निश्चित तौर पर उसमें सामंजस्य नहीं के बराबर है। इसके लिए जो है हर एक नीति को या हर एक योजना को जो है हमें बारीकी से देखना होगा। लेकिन उसमें जाने की बजाय मैं सिर्फ दो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा उस परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए। वो क्या है? जो 2016 डिमोनेटाइजेशन, उसने एक बहुत बड़े तबके की, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, वो कर दिया। साल भर भी नहीं हुआ था, आपने भी जीएसटी की बात की, एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का जो स्ट्रक्चरल पैकेज था जीएसटी के नाम पे, वो लागू हो जाता है। इन दोनों की मार जो है ये एमएसएमईज पे या छोटे उद्योगों पे इतनी जबरदस्त थी कि वो उससे उबर ही नहीं पाए थे। और सरकार के जितने आंकड़े हैं, आप ग्रोथ रेट देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन देख लीजिए, कोरोना वर्ष के पहले यानी कि 20 मार्च के से अगर हम गिनती शुरू करें, उसके पहले का आप 8 क्वार्टर देख लीजिए, लगातार गिरावट हो रही थी हर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। चाहे वो रोजगार की बात हो, आप को याद होगा कि 2019 के इलेक्शन के बाद सरकार ने ये आंकड़ा रिलीज किया, हालांकि सर्वे पहले हो चुका था, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस देश में तकरीबन 50 वर्षों में हाईएस्ट लेवल पे है। 11-12 की तुलना में ये जो है उससे 3 गुना ज्यादा हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं 11-12 से लेके 18-19 तक क्या स्थिति बन रही थी। और भी बहुत सारे आंकड़े उसके बाद आए हैं जिनमें हम जा सकते हैं, चाहे गरीबी से जुड़ी हुई बातें हो, और ये सब कोरोना की शुरुआत के पहले की बात। तो एक बहुत ही जो स्थिति थी आर्थिक तौर पे हमारी खराब हो रही थी। और किन की खराब हो रही थी? ये जो टॉप 2% 3%, उनकी स्थिति तो खराब नहीं हो रही थी। बचता जो है 90-95% बिजनेसेस का, तो एक बड़े ही वल्नरेबल दौर से वो गुजर रहे थे। और उस पे जो कोरोना की मार थी और जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया गया, उसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद कहा गया कि हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें, कहने को तो घोषणा ये थी कि जीडीपी का 10% जो है कोरोना काल में सरकार की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। 10%। तकरीबन 2-4 लोगों को आप छोड़ दीजिए जो सरकार से बिल्कुल करीब हैं, जुड़े हुए हैं, बाकी सभी आपको कहेंगे कि ये 10% नहीं था, 1% था, 1.5% था, 1.25% था, 1 से कम था। जितनी सारी बहुत ही नामी गिरामी ट्रेडिंग एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारे बिजनेस थिंक टैंक्स जो हैं, उन सब का ये आकलन है। तो वो एक बहुत कम था। दूसरा, सपोर्ट के नाम पे हुआ क्या? फिस्कल एक्सपेंशन नहीं था। नंबर 1, जो एक बहुत धारदार और मजबूत तरीका हो सकता है, और उस तरीके का एक बहुत कारगर ढंग से, जिसको आप कहिएगा, इस्तेमाल किया जा सकता है डायरेक्ट ट्रांसफर्स। वो ट्रांसफर्स जो हैं, चाहे आप वेज के तौर पे कर दें, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, उनको आप कुछ हैंडआउट्स दे दें, उस सब के लिए एस्टिमेट्स बनाए गए थे। बहुत तरह की चीजें इसमें आई थी। चाहे छोटे बिजनेसेस को जो सीधा एक सपोर्ट आप करें, वो सब करने की बजाय हुआ क्या, पूरा का पूरा जो बर्डन था वो मॉनिटरी सिस्टम पे डाल दिया गया, बैंकिंग सिस्टम पे डाल दिया गया। तो फिस्कल की बजाय जो पूरा एक अप्रोच था, ये था कि जो मॉनिटरी मैकेनिज्म्स हैं, आप बैंक से कहें कि आप लोन दे दीजिए, जब आपके पास आते हैं उसको आप काउंट कर लेते हैं, लोन दिया जाएगा बाद में, लेकिन आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया, ये तो हम सपोर्ट हमने कर दिया है। ना तो बैंक लोन देना चाहती है, ना ही ये जो बड़े मजलूम लोग हैं वो लोन लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको ये भी डर रहता है कि फिर इसको हम जो वापस करेंगे कैसे करेंगे। उनका भी एक अपना एक हेजिटेशन है। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखिए, तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे
सपोर्ट के नाम पे बहुत ही कम कुछ किया गया। खास योजनाओं के बारे में अगर आप बात करें, मान लीजिए मुद्रा योजना के बारे में आप बात करते हैं, प्रति यूनिट क्या होता है एवरेज सपोर्ट? 40,000। 40,000 में आप क्या कर लेंगे? कितने लोगों को रोजगार दे देंगे? अपना स्वरोजगार भी जो है आप क्या सुनिश्चित कर सकते हैं उससे? तो ये जो एक समझिए कि मजाक किया जाता है। आपने कुछ घोषणा कर दी, कह दिया कि साहब हमने जो है हिमालय फतह कर लिया है, और अगर उससे हिमालय फतह हो जाए तो अच्छी बात है, तब तो हम विश्व गुरु तो हो चुके हैं ना, तो फिर समस्या रह कहाँ गई है? जी, जब ये रिपोर्ट आई है तो इसके बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ हमने देखा कि कोरोना काल में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने कहा है कि एक वर्ग कारोबारियों का ऐसा था जिसने इसी लॉकडाउन के समय में बहुत ग्रोथ की है, कमाई में उनकी इजाफा हुआ है। वो कुछ ही लोग हैं लेकिन उनमें इजाफा हुआ है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरीके से कारोबारी आत्महत्या कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, उनके जो धन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस असमानता को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? यही इसलिए मैंने आपसे जो आग्रह किया कि पूरा जो हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है उसको ध्यान में रखिए। निश्चित तौर पे एक बहुत छोटा तबका है हमारी अर्थव्यवस्था में, जो इसकी हमारे अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसमें, जो बड़े प्रिविलेज्ड पोजीशन में है कई कारणों से। उसके विस्तार में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन बहुत तरह के फैक्टर्स उसमें हैं। राजनीतिक प्रश्रय के अलावा बहुत सारी और चीजें उसमें हैं। तो उनका अगर आप देखेंगे कि इस दौरान कई गुना उनकी आय में, उनके धन में इजाफा होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा तबका है। जो बहुत बड़ा तबका, जैसे मैंने कहा कि कारोबारियों में जो 90 से 95% आप मान के चलिए, जहां तक उनकी स्थितियां वो भी डिफरेंशिएटेड है, खास करके जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनकी तो बिल्कुल दुर्दशा सी हो गई। तो अगर आप इन आंकड़ों पे जाते हैं कि पहले क्वार्टर में, जब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा 2021 का, अगर हम उसको देखें तो पहले क्वार्टर में क्या होता है, झटके से हमारी जीडीपी जो है वो 24% के आसपास नीचे चली जाती है। उसके अगले क्वार्टर में जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है सिचुएशन में, हम घाटे में ही हैं, कम रहे हैं लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है। IMF का एस्टिमेट ये है कि 26 के आसपास तक जो है हम शायद जहां 19 में थे वहां पहुंच पाएंगे। तो ये जो पूरी स्थिति रही उसमें, और यही जो मैक्रो इकोनॉमिक जो कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उनको देखना जरूरी है कि कौन थे जो इसमें बुरी तरह से आहत हुए, उनकी क्या स्थिति हुई। जहां तक पिछले वर्ष का सवाल है, हम जानते हैं कि कृषि में जो लोग थे वहां पे कम से कम स्थिति इतनी चरमराई नहीं। जो ग्रोथ रेट था वो पहले क्वार्टर में भी जो हमारा पॉजिटिव ही था, साल भर का भी हम देखते हैं तो जो कृषि का जो था पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहा है, बाकी सब नेगेटिव में चले गए थे। तो इसलिए भी आप देखते हैं कि कारोबारियों के बीच जो स्थिति बनी थी, जो माहौल बना था, एक बिल्कुल आर्थिक दहशत वाली जो स्थिति बन गई थी। तो उसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं आंकड़े वो समझ में आते हैं। इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितनी बुरी तरीके से वो प्रभावित हुए, और प्रभावित दुनिया भर में बहुत बुरी तरीके से बहुत सारे लोग हुए, लेकिन वहां जो एक पब्लिक पॉलिसी रेस्पॉन्स था, यूएसए को अगर आप देखें, अमेरिका एक ऐसा देश है जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि साहब वो फ्री मार्केट और फ्री कैपिटलिज्म और तमाम किस्म की बातें कही जाती हैं, लेकिन वहां पे बिजनेसेस को कहा गया कि भाई जो स्टेट है वो आपको सपोर्ट करेगी, आप जो है वर्कर्स को रिट्रेंच ना करें, या जो घर पे ही हैं, जो काम करने की स्थिति में नहीं है, उनको वेज सपोर्ट दीजिए, है ना। तो पॉलिसी रिस्पॉन्स आपका क्या होता है। तो इसमें जो है हमारे यहाँ हम इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस पूरे फ्रंट पे जो एक हमारा पॉलिसी रिस्पॉन्स था बड़ा ही कमजोर था जी। गरीबी रेखा के नीचे उनके लिए कुछ किया गया, अच्छी बात थी। कुछ नरेगा के तहत
अलॉटमेंट किया गया वो अच्छी चीजें थी, लेकिन अगर समग्रता में लेके देखें और खास करके जो आप कारोबारियों की बात कर रहे हैं उनके लिए ऐसे कोई मैकेनिज्म थे नहीं जो उनकी स्थिति को जो है कुछ हद तक भी एड्रेस कर पाने की स्थिति में हो। जी सर, मेरा आप ये आंकड़े देख रहे हैं। जी मेरा आखिरी सवाल ये है कि हम 2021 भी अब लगभग साल खत्म होने वाला है, अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है, कोरोना से भी स्थितियां लगातार हम लोग लगातार उभर रहे हैं, लेकिन अभी इसके आगे आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इसके आगे स्थिति में सुधार कुछ होगा? देखिए, जहां तक जिनको आप जो MSMEs की जहां तक बात है उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, तमाम किस्म के जो स्टेक होल्डर्स उसमें हैं, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे वहां काम करने वाले लोग हों, मुझे नहीं लगता है कि उनकी स्थिति में कोई बहुत सुधार अभी जो निकट भविष्य में जी होने की संभावना मैं देख रहा हूं। कुछ हद तक निश्चित तौर पे, क्योंकि ये तो स्थिति बहुत ही एक ऐसी थी ना जिसको वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी, अब उससे हम उबरेंगे ही, लेकिन उबरने की रफ्तार क्या होगी? जो कहा जाता था बार बार कि वी शेप रिकवरी होगी, वी शेप रिकवरी बिल्कुल नहीं होगी उस सेक्टर में, इस बहुत बड़े सेक्टर में और बहुत बड़े समुदाय के साथ, चाहे उनके वेजेस को आप लेके देखें, चाहे जो उनके कामकाज की संभावनाएं हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की संभावना है रेगुलर। अभी क्या हो रहा है, एक महीने थोड़ा बढ़ जाता है, दूसरे महीने घट जाता है। जो CMI का डेटा है उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं। तो वो जो फ्लक्चुएशंस हैं, खास करके जो असंगठित क्षेत्र है, अगर उस पर हम ध्यान दें और वहां देखें कि क्या हो रहा है और क्या संभावना है, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा आशावादी होने का कारण नहीं है। अगला वर्ष भी, उसके बाद वाला वर्ष भी जो बना रहेगा, मुझे लगता है कि मुश्किल का होगा। और वैसे भी जो बहुत बड़ा तबका है इस देश का, वर्कर्स, नॉन एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं, चाहे सर्विसेज में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप उनका देखिए पिछले 8 साल से हो क्या रहा है। रूरल इंडिया में अगर आप देखें, पिछले कोरोना के ठीक पहले साल का जो आंकड़ा है उसके आधार पर आप देखते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन जो है उसमें 9% घटौती हुई, 9% घटौती। आजादी के बाद आपको इस तरीके का परिदृश्य कभी नहीं देखने को मिला था कि एक अवधि के लिए, यानी कि 5-6 साल के लिए, एक साल थोड़ा बढ़ जाए थोड़ा कम जाए अलग बात है, लेकिन अगर आप 6 साल का आंकड़ा देखते हैं तो इसलिए अगर इन सब चीजों को आप देखें तो स्थिति जो है बहुत ही निकट भविष्य में बहुत बेहतर होने की संभावना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।